नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है आज। अमित शाह का हरिद्वार में हाई प्रोफाइल कार्यक्रम देखा क्या है। पतंजलि योगपीठ में हॉस्पिटल का उद्घाटन भी गृह मंत्री ने किया है। हरिद्वार के शांति कुंज में अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे। उद्घाटन को लेकर पतंजलि योगपीठ में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उद्घाटन के बाद गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वीवीआईपी मोमेंट्स को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। अमित शाह के साथ सीएम धामी सहित बीजेपी के दिग्गज आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरे का ये दूसरा दिन और हरिद्वार में हाई प्रोफाइल कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की है और हरिद्वार के शांति कुंज में अखंड ज्योति में आज दर्शन करेंगे। उद्घाटन को लेकर पतंजलि योगपीठ में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है, ये दूसरा दौरा है। माफ कीजिएगा, दौरे का दूसरा दिन है। पतंजलि योगपीठ में हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। हरिद्वार के शांति कुंज में अखंड ज्योति के दर्शन करेंगे। उद्घाटन को लेकर पतंजलि योगपीठ में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उद्घाटन के बाद गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वीवीआईपी मोमेंट्स को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया गया है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे योगपीठ और यहां पर हॉस्पिटल्स का उद्घाटन करेंगे। पतंजलि योगपीठ में हॉस्पिटल का उद्घाटन है और तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी है। गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं और बाबा रामदेव भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में, चूंकि यहां पर उद्घाटन करते हुए योगपीठ पहुंच चुके हैं। योगपीठ जैसे ही पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रहती है। बाबा रामदेव नजर आ रहे हैं और इसी दौरान देखा गया कि आगे बढ़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन के लिए वहां पर तैयार है और उद्घाटन कर भी रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव की मौजूदगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो हम इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हर्ष सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हर्ष, क्या अपडेट मिलता हुआ? गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, बाबा रामदेव इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। क्या यहाँ पर गृह मंत्री पहुंच चुके हैं तो उद्घाटन हो गया है? क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल खुशबू, जनता टीवी पर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, आपसे कुछ देर पहले ही जो पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी क्रिटिकल केयर अस्पताल जो बनाया गया था, जिसका उद्घाटन करने के लिए देश के गृह मंत्री स्वयं हरिद्वार आए हैं। हम आपको एक्सक्लूसिव ये खबर दे दें कि इस वक्त इस अस्पताल का उद्घाटन गृह मंत्री के द्वारा कर दिया गया है और उद्घाटन के दौरान विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव, पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद अनिल बरूनी, हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई दिग्गज नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अस्पताल का जो इमरजेंसी क्रिटिकल केयर अस्पताल यहाँ पर बनाया गया था, इसका उद्घाटन कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि 250 से ज्यादा बेड इस अस्पताल में रहने वाले हैं। जो इमरजेंसी जो पेशेंट होते हैं, जो ऐसे रोगी होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी घातक बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो उनके इलाज के लिए ये अस्पताल बनाया गया है। इसमें इमरजेंसी सारी सुविधाएं मौजूद रहने वाली हैं। आपको बता दें, देर शाम ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पतंजलि योगपीठ में पहुंच गए थे और रात्रि प्रवास भी उनका यहीं पर रहा है। अब से कुछ देर पहले ही अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधा शांति कुंज जो गायत्री परिवार के द्वारा जो आयोजित शताब्दी समारोह वर्ष 2026 का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें गृह मंत्री रवाना यहाँ से हो गए हैं। तो वहां पर गृह मंत्री अमित शाह उस शताब्दी समारोह वर्ष 2026 के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं।
जहां पर जो क्रांतिकुंज के प्रतिनिधि होंगे, साधु संत होंगे हरिद्वार के, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। साथ ही अगर बात करें विरोध की, तो कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हालांकि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह विभिन्न स्थानों पर गृह मंत्री अमित शाह से कहीं ना कहीं इनके यहाँ पर उनके साथ अपने आप को जोड़ते हुए उनके दर्शन भी एक तरीके से कह सकते हैं कि उनको देख रहे हैं। रास्ते में कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह यहाँ पर स्वागत किया गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में पूरी तरीके से उत्साह नजर आ रहा है। खुशबू, बिल्कुल हर्ष, देखा जा रहा है कि जब जैसे ही उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, उसके बाद उनका दूसरा कार्यक्रम भी है, शताब्दी समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज पूरे दिन का क्या शेड्यूल है और उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कितने दिन रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा था। 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आए थे। कल वो आ गए थे, कल उनका ऋषिकेश में कार्यक्रम था। उसके बाद वो आश्रम पहुंचे, हरिहर आश्रम, जहां पर उन्होंने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी से मुलाकात करी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे कार्यक्रम के दौरान उनके साथ रहे हैं। देर शाम ही जब गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि योगपीठ से पहुंचे और उसके बाद अब उद्घाटन का जो कार्यक्रम अस्पताल में हुआ है, अब सीधा वो जो अखंड ज्योति है वहां पर भी दर्शन करेंगे। गायत्री परिवार के द्वारा वो कार्यक्रम रखा गया है। वहीं दूसरा जो कार्यक्रम है शताब्दी वर्ष 2026, उस कार्यक्रम में भी देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रतिभाग करने वाले हैं। तो उनका यही कार्यक्रम रहने वाला है, जिसके बाद ये उनका अंतिम कार्यक्रम होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं शाम तक बताया जा रहा है कि देर शाम गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन पूरे कार्यक्रम के भी वीवीआईपी मोमेंट है, जिसको लेकर हरिद्वार पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पीएम और एसपी लगातार इस पूरे कार्यक्रम पर अपनी जो निगरानी है वो रख रहे हैं। सीसीटीवी मॉनिटर रखा जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरी इस जगह को जो सीमा है, जो कार्यक्रम जो क्षेत्र है, उसको पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे के जरिए मॉनिटाइज भी करा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सैनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है। और इस दौरान देखा गया कि गृह मंत्री अमित शाह योगपीठ पहुंचते हैं और पतंजलि योगपीठ में हॉस्पिटल का यहां पर उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं। तो हल्द्वानी के कुछ हिस्सों में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। उत्तराखंड में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है और ऊपरी इलाकों में बारिश बर्फबारी का भी अभी तक नामो निशान नहीं है। मौसम का रूप जिस हिसाब से बदलता जा रहा है, उस हिसाब से गर्मियों के दिनों में पेयजल संकट और गहरा सकता है। हल्द्वानी शहर के कुछ इलाकों में पेयजल आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से पूरी की जा रही है। तो पेयजल संकट को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने पेयजल अधिकारियों को पेयजल संकट से निजात दिलाने और पेयजल सप्लाई को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। तो प्रदेश में आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष अभी से अपने बयानों के तीर एक दूसरे पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी सरकार का हमेशा से देश व राज्य को विकसित करने का उद्देश्य रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार की राजनीति करती है आई है। कुंवर जपेंद्र ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता के समर्थन व विश्वास से बीजेपी की सरकार केंद्र में आने के बाद से देश को नई दिशा और दशा मिली है। भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का देश को विकसित करने का जो प्रण है, तो कांग्रेस ने तो ना ये प्रण कभी लिया और ना कांग्रेस इस प्रण को लेने में सक्षम है, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, देश को तोड़ने की राजनीति, देश को कमजोर करने की राजनीति की है। और वहीं 2014 के बाद से इस देश की फिजा बदल चुकी है। देश की जनता ने जो समर्थन दिया, जो ताकत दी, जो स्नेह दिया, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सेवक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में राष्ट्र को सौंपने का जो प्रण लिया है,
तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार धीरे धीरे उस ओर बढ़ रही हैं और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। यही एक प्रमुख कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों और विकास के एजेंडे को लेकर संपूर्ण राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। हरिद्वार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के दौरान कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। ऋषिकुल चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की, सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके पर ही रोक लिया। हालात बिगड़ते देख कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की मुस्तैदी से स्थिति पर जल्द काबू पा लिया गया और ये तस्वीर आपके सामने है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड में। ये देखा जा सकता है कि किस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं काले झंडे के साथ, लेकिन मौका इस तरह से देखा गया कि हालात जब बिगड़ रहा है तो मौके पर पुलिस ने यहाँ पर काबू किया, गिरफ्तारियां भी हुई और कुछ तस्वीरें ये आपके सामने हैं। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट देखा गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अलर्ट पहले दिया गया है मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से। आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। विभाग सभी एजेंसियों को निर्देशित किया है। 5 जिलों में ऑरेंज, 6 जिलों में येलो अलर्ट है। आपदा प्रबंधन सचिव ने समीक्षा बैठक की है। बारिश बर्फबारी शीतलहर से निपटने के निर्देश दिए गए हैं और पुलिस, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, बिजली, पेयजल विभाग को भी अलर्ट किया गया है। संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी को भी तैनाती के लिए निर्देशित किया गया है। तो उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का भारी अलर्ट दिया गया है। उस मौसम विभाग ने ये चेतावनी बड़ी जारी की है और इसके साथ साथ देखा गया है कि मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये बड़ी चेतावनी दी गई है कि ऑरेंज अलर्ट भी रहेगा और इसके साथ साथ येलो अलर्ट भी रहने वाला है। विभागों को ये बताया गया है 5 जिलों में ऑरेंज, 6 जिलों में येलो अलर्ट। आपदा प्रबंधन सचिव ने महत्वपूर्ण बैठक की है और समीक्षा बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ती है, मौसम खराब होता है और कुछ भी न जाने हालात बिगड़ते हैं तो जो सभी विभाग के मुख्य थे प्रबंधक, उनसे बातचीत की गई है कि सबको अलर्ट पर रहना होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई पीडब्ल्यूडी से जुड़ा हुआ विभाग जो था उससे बातचीत की गई है और आपदा प्रबंधन ने पहले ही अलर्ट जारी किया है। विभाग सभी एजेंसियों को निर्देशित किया है और 5 जिलों में ऑरेंज, 6 जिलों में येलो अलर्ट का ये संकेत दिया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर ली है। अरुण सैनी देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या अपडेट आता हुआ? चूंकि मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये बड़ी चेतावनी दी गई है, अलर्ट पर पहले रख दिया गया है। अरुण, आवाज मिल पा रही है क्या? तो सहयोगी को नए से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि 5 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। अरुण, आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है क्या? तो नेटवर्क इशू होने की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन पुलिस, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, बिजली, पेयजल विभाग अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड में संवेदनशील मार्गों पर जेसीबी और स्नो कटर की आदेश पहले ही दे दिया गया। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट, चूंकि देखा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में जैसे मौसम बदलता है वैसे बहुत सारे खतरे के संकेत मिल जाते हैं। बर्फबारी इस कदर मार्गों पर होगी कि फिसलन बहुत ज्यादा होगा। इसको लेकर स्नो कटर के लिए अलर्ट दिया गया है। जेसीबी को भी अलर्ट पर रखा गया है और इसके साथ साथ देखा गया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग को भी ये बता दिया गया है, यानी सड़कें खराब होंगी। कुल मिलाकर जिस तरह से मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये बड़ी चेतावनी दी गई, इसको संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव की ओर से बैठक की गई है। समीक्षा बैठक ये रही है और बैठक में निर्देशित किया गया है, आदेश दिया गया है कि सभी को अलर्ट पर रहना होगा। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। विभाग सभी एजेंसियों को निर्देशित करते किया भी है और 5 जिलों में ऑरेंज, 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। अरुण सैनी हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ रहे हैं। अरुण, अगर आवाज मिल पा रही है तो आप बताइए कि जिस तरह से मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये अलर्ट दिया गया है, सचिव की ओर से बैठक की गई है, सबको निर्देशित किया गया है, इसको लेकर क्या अपडेट आता हुआ? अरुण
जी खुशबू, बिल्कुल देखिए 23 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि मौसम विभाग के द्वारा ये जो अलर्ट है वो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ही देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बार अगर बात की जाए तो मौसम में काफी जो है चेंजेस देखने को मिले हैं, और अभी तक की बात की जाए क्योंकि उत्तराखंड में ये देखा जाता है कि इस समय पर बारिश जो है वो हो जाती है और बर्फबारी जो है वो हो जाती है, लेकिन इस बार बारिश या बर्फबारी जो है उस तरीके से देखने को नहीं मिली। तो ऐसे में अब जो है ये ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय जनपद है, वहां पर जो है ये ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में कल मौसम कैसा रहेगा ये देखने वाली बात होगी। बर्फबारी कब तक होती है, हालांकि उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों में जो है बर्फबारी वो हो गई है। तो ऐसे में क्योंकि जो देहरादून के ऊपर का जो क्षेत्र है, चाहे वो मसूरी की बात हो या देहरादून की बात हो या फिर धनौल्टी या फिर नैनीताल, इन ऐसी जगहों पर जहाँ पर बर्फ पड़ती इस वक्त पड़ जाती है, वहां पर इस बार नहीं पड़ी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी की जो कल यानी कि 23 जनवरी को बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी जो है वो हो सकती है। इसी के साथ ही आज बैठक भी हुई और आपदा प्रबंधन विभाग ने जो है बैठक भी की, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, विद्युत, पेयजल, पशुपालन और नगर निकाय विभागों को तैयार रहने के निर्देश है वो दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि विंटर कार्निवल के लिए बड़ी ही संख्या में लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं और जो सैलानी है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना ना हो, और तो उसको लेकर के भी तमाम दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं। तो ऐसे में अब कैसा मौसम रहेगा ये तमाम चीजें देखने वाली रहेंगी, और जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उस हिसाब से मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो कितना सटीक रहता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अरुण, भारी संख्या में जैसे कि आपने जिक्र किया है कि आप वहां पर सैलानी पहुंचते हैं, सैलानियों के लिए भी एहतियातन कुछ कहा गया है, कुछ अपील की गई है उनसे भी? जी बिल्कुल, देखिए जो सैलानी पहुंचते हैं उनसे भी जो है सतर्कता बरतने के की अपील की गई है। जिस तरीके से अगर बारिश तेज होती है या बर्फबारी अगर तेज होती है तो ऐसे में सैलानी उसमें सतर्कता भी बरते, क्योंकि जब बर्फ होती है तो वाहनों में को काफी वाहन चलाने में पर्वतीय क्षेत्रों में काफी दिक्कतें आती हैं, जिससे कई बार कुछ अनहोनी भी हो जाती है, कई घटनाएं भी सामने आती है। तो उसको लेकर के भी अपील की गई है कि जो भी सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो पर्यटक पहुंच रहे हैं, वो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, कोई भी किसी प्रकार की जो है वो जोखिम अनावश्यक ना उठाएं। तो इस तरीके के तमाम अपील भी जो है वो जो सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं उनसे भी शासन प्रशासन के द्वारा की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रही हमारी नजर, चूंकि उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का जिस तरह से अलर्ट है और मुख्य सचिव की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ये कह दिया गया है कि सबको अलर्ट पर रहना होगा, सैलानियों के लिए भी खास यहाँ पर अपील की गई है। प्रयागराज के बाग मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को रथ से संगम स्नान के रोके जाने पर विवाद खड़ा हो गया। ये मामला अब उत्तराखंड तक पहुंच गया है। संत समाज ने बीजेपी पर अपमान का आरोप लगा दिया है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि सुव्यवस्था के तहत पैदल चलने का आग्रह किया गया था और शंकराचार्य का किसी तरह का अपमान नहीं हुआ। देखिए, शंकराचार्य जी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। आप पूरा टीवी चैनलों में भी देख रहे होंगे, आप फेसबुक पर भी देख रहे होंगे। हाँ, ये जरूर है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बनी रहे, क्योंकि पिछली बार वहाँ दुर्घटना हुई थी, तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को बनाए रखने के लिए वहां पर ये जरूर उनसे अनुरोध किया गया था कि आप जो है पैदल चलकर स्नान कर लीजिए। अब उनके अनुयायी जो समर्थक उनके साथ लगभग 150 चल रहे थे, उनके द्वारा वहां पर थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई है और जिला प्रशासन उनको रोकने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें शंकराचार्य जी के साथ कोई अभद्रता हुई, ये गलत कहा जा रहा है। तो देहरादून के राजकीय नारी निकेतन में महिलाओं को और बच्चों को सुरक्षित आश्रय के साथ नई पहचान मिल रही है। डीएम सविन बंसल के नेतृत्व में यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, योग, कंप्यूटर और आजीविका के साथ प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। बुजुर्ग महिलाओं के लिए 30 बेड का नया भवन भी जल्द तैयार होगा। मुख्यमंत्री धामी की प्रेरणा से नारी निकेतन आत्मनिर्भरता का केंद्र बनता जा रहा है। जितने भी हमारे अनाथ हैं, परित्यक्त हैं और इस तरह के बेसहारा जो महिलाएं हैं या इस तरह से बच्चे जो हमें मिलते हैं, तो फिर
माननीय मजिस्ट्रेट्स के आदेश से उनको यहाँ पर रखा जाता है और हमारी सरकार के द्वारा इसमें पूरा उनके रहने की, भोजन की, पोषण की, स्वास्थ्य की और उनकी शिक्षा की सारी व्यवस्था देखी जाती है। तो उत्तराखंड में एशियन वाटर बर्ड सेंसस के तहत चल रहे प्रवासी पक्षियों की गिनती का अभियान आसन वेटलैंड में चलाया गया है। इस दौरान 126 प्रजातियों की 5,806 पक्षियों की गणना की गई है। गणना के दौरान कुछ ऐसी प्रजातियों के पक्षी भी वेटलैंड में दिखाई दिए जो दुर्लभ या फिर संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। गणना में भारी संख्या में पक्षी प्रेमी, स्वयंसेवक, छात्र छात्राएं, वनकर्मी शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी गणना के 40वें और भारतीय जल पक्षी गणना के 60वें अभियान के तहत आसन वेटलैंड में प्रवास कर रहे हैं। पक्षियों की गणना की गई है। तो मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग के द्वारा निर्माणाधीन जमरानी और सोंग बांध परियोजना की समीक्षा की है। बैठक में दोनों परियोजनाओं को तय समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्टी से क्वालिटी कंट्रोल और मूल्यांकन कराया जाएगा। साथ ही परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्य को समयबद्ध और प्राथमिकता के साथ पूरा करने के आदेश भी दिए गए। तो मसूरी नगर पालिका सभागार में टाउन वेटिंग कमेटी की बैठक के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब कुछ पटरी कारोबारियों ने प्रशासन पर भेदभाव और आपसी फूट डालने के आरोप लगा दिए। नाराज कारोबारियों ने कमेटी को भंग करने की मांग भी रखी। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष वीरा सकलानी ने पात्र पटरी कारोबारियों के व्यवस्थित और स्थायी पुनर्वास पर जोर दिया। अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने साफ किया है कि मॉल रोड को पूरी तरह वेंडर जोन फ्री घोषित किया जा चुका है। वहीं एसडीएम राहुल आनंद ने चेतावनी दी है कि मॉल रोड पर पटरी लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पूर्व से ही निर्धारित है कि मॉल रोड पर किसी को भी फेरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कई लोग थे जो मॉल रोड पर ही लगाना चाहते थे, उनके द्वारा मीटिंग में प्रतिभाग नहीं किया गया। जो लोग नियमों के अंतर्गत अन्य जो हमारे वेंडिंग जोन चिन्हित हुए वहाँ पे लगाने के लिए तैयार रहे हैं, उनकी आज स्क्रीनिंग करी गई है और अधिकतर लोगों को एफिडेविट के माध्यम से एफिडेविट ले करके लोगों को जो है पात्र श्रेणी में डाला गया है। तो नगर पालिका की निरंतर यही प्रयास है कि नियमों के अंतर्गत अधिक से अधिक लोग जिनका पुनर्वास कह लीजिए या जिनको हम लोग अन्य स्थान दे सकते हैं वो दे दिया जाए। बात ये हुई थी कि इस बार की जो बैठक होगी उसमें वो लोग बैठेंगे जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया। तो मैंने वो बात भी उनकी मानी थी और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज वो बैठक की गई थी। इसीलिए बैठक की शुरुआत में मैंने कहा था कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में है वो बैठक में नहीं रहेंगे, वही लोग रहेंगे जिनके नाम लिस्ट में नहीं है। लेकिन आज जो हंगामा किया है कुछ लोगों ने, वो इस बात को लेकर के करा है कि बैठक तब शुरू होगी जब हमको मॉल रोड पे बैठने दिया जाए। मैं उसमें जो है करीब 70, 80, 90 आदमी जो है यहाँ पे जो है विस्थापित कर रखे हैं। आप जरा उनकी आत्मा को पूछो, आप क्या कर रहे हैं? आप शाम को 100 का नोट भी ले जा रहे हो, तुम घर नहीं ले जा रहे, परेशान है वो परसों एप्लीकेशन लेके यहाँ आए थे कि हमारा काम धंधा नहीं हो रहा, हमें सही जगह करो। तो अध्यक्ष जी ने बोले भगा दिया। उनका कहना ही है, मैं उन्हीं के अनुसार कह रहा हूँ। रही बात हमारे विस्थापित होने की, हम विस्थापित होने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं हम अनलीगल है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अनलीगल तो है, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार हमारा भी है कि 2 रोटी खाने का अधिकार हमारा भी है। बिल्कुल, जैसा हमारे पहले भी बोला था कि हम बिल्कुल एक्ट अनुसार जो नियमावली बनी है हम उसके अनुसार चल रहे थे। तो इसमें जैसे कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए थे जो हमारी पिछली सर्वे और हुए थे, इस चक्कर में हमने उसी क्रम में ये कहा था कि जो भी पात्र व्यक्ति वो अपना आवेदन आज यहाँ हमारे समक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें अनुसार जो नियम अनुसार है हमने कुछ पात्र व्यक्तियों को आज भी हमने चयनित किया है। अब इनकी जो आवंटन स्थल आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।